हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बात यह है कि सर प्रोडक्टिविटी क्या है, इस पे क्या चीज होगा। बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बच्चा का, तो ये क्लियर ही नहीं है प्रोडक्टिविटी है क्या। एनपीपी, एनसीपी, जीपीपी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी पीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, ईच एंड एवरीथिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रोडक्टिविटी के बारे में कंप्लीट ज्ञान लेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। और चलिए समझते हैं प्रोडक्टिविटी है क्या। सिंपल टर्म में कहा जाए तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉन एज प्रोडक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए बच्चों, हम लोग इससे पहले भी इस टर्म को डिफाइन किए होंगे, देखे होंगे इकोलॉजी में, लेकिन आज इसका पूरा खेल चलेगा। आज ये लेक्चर ही प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, तो आज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं बात करूं एनिमल्स का, चाहे मैं बात करूं प्लांट्स का, वो कितना समय में कितना बायोमास बनाता है एक गिवन टाइम के अंदर, एक गिवन समय में वो कितना बायोमास का फॉर्मेशन करता है, वही प्रोडक्टिविटी है। समझ रहे हैं आप प्रोडक्टिविटी क्या है। चलिए, यूनिट ऑफ बायोमास, बायोमास को किससे नापा जाता है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर जगह में कितना बायोमास बना, कितना ग्राम बना, वो बायोमास का यूनिट है। या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। अब हम लोग अगर बात करूं यहां पर सिर्फ गिवन एरिया में बायोमास मतलब बायोमास लिविंग का मास, ये 1 मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम बना, या फिर मीटर स्क्वायर में कितना कैलोरी एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, या फिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना किलो कैलोरी बना, वही बायोमास था। अगर मैं इस बायोमास को टाइम से जोड़ दूं, यही आपका प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना ग्राम बायोमास बना एक साल के अंदर। यानी जब आप समय से इसको जोड़ देते हैं, ये प्रोडक्टिविटी बन जाता है। यानी रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन नॉन एज प्रोडक्टिविटी। बायोमास मतलब लिविंग का मास। चलिए, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल के अंदर कितना किलो कैलोरी एनर्जी बन रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, ये सब आपका है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये प्रोडक्टिविटी का जो है वो यूनिट है। आप देखिए बच्चों, कई बच्चा ऐसा है चीज को पढ़ता है और पढ़ते 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 इतना आगे जाता है कि पीछे वाला चीज को रिवाइज ही नहीं करता है। बच्चों ध्यान रहे, इकोलॉजी में बहुत सारा लेक्चर, 25 से अबव लेक्चर हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, हर एक लेक्चर आपका क्लियर रहना चाहिए। कोई भी पीछे का पढ़ा हुआ चीज अगर आप भूलते जा रहे हैं और आगे का चीज सीखते जा रहे हैं, तो फिर आप कुल मिला के न्यूट्रल है, आप सीख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पीछे वाला चीज रिवाइज करते रहना है और आगे वाला चीज को कैप्चर करना है, यानी गेन करना है। और उसी रेट से अगर आप लॉस भी कर रहे हैं तो फिर आपका नेट प्रॉफिट जीरो है। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको गेन करना है, नया चीज नई चीज हर एक लेक्चर में सीखना है और पीछे वाला लेक्चर को भी रिवाइज करते रहना है। बच्चों ध्यान से सीखिए, पढ़िए और पीछे वाला चीज को रिवाइज करते रहना बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी। चलिए टॉपिक में आते हैं। प्रोडक्टिविटी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आप बोलिए एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम एनर्जी को किसने लाया? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किसने बदला? सोलर एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में किसने कैप्चर किया? वो कोई और नहीं, वो प्लांट्स है, वही प्रोड्यूसर है। क्या मैं कह दूं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स नॉन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा यानी प्लांट्स के द्वारा
प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो बायोमास फॉर्मेशन होता है एक गिवन टाइम के अंदर, वही है प्रोडक्टिविटी का पहला पार्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये रिलेटेड है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से गिवन टाइम में जितना बायोमास बनाता है, अपना शरीर का जितना हिस्सा बनाता है सोलर एनर्जी से, वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। यानी सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में प्रोडक्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इसी का रेट को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सर, ये अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बस कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर होता है वो जो बायोमास फॉर्मेशन करता है, लायन, डियर, रैबिट, ये जो कंज्यूमर्स है, ये जो प्रोडक्टिविटी, इसके लिए मैं क्या कहूंगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये लोग भी कुछ समय के बीच में, एक समय के गैप में, एक समय के अंतराल, ये लोग भी कुछ ना कुछ बायोमास फॉर्मेशन करते हैं, अपना शरीर का बायोमास बनाते हैं, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये प्लांट्स के लिए है, प्रोड्यूसर्स के लिए है, और ये है आपका कंज्यूमर्स के लिए। यानी कंज्यूमर्स एक गिवन टाइम में जो बायोमास फॉर्मेशन करता है, बायोमास बनाता है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, और प्रोड्यूसर्स एक गिवन टाइम में जो बायोमास फॉर्मेशन करता है वो है उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए अब मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो डिवाइड कर सकता हूं, जीपीपी, एनपीपी। बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो जो भी बायोमास बनाता है, जो भी प्रोडक्टिविटी, जितना भी एनर्जी वो अपने अंदर रखता है, जितना भी एनर्जी वो बनाता है, वो सब के सब एनर्जी उसके अंदर कंजर्व रह ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, यूज होता है। अगर मैं बात करूं एक प्लांट्स जब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, जब एक प्लांट्स सनलाइट का एनर्जी को अपने अंदर कंजर्व करके फूड के रूप में जमा करके रखता है, बॉन्ड एनर्जी बना के रखता है, यहां पर जितना भी केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी से वो बनाया, वो सारा एनर्जी, वो सारा का सारा एनर्जी उसके पास नहीं रहेगा। इसी में से कुछ ना कुछ एनर्जी वो रेस्पिरेशन में और अदर मेटाबॉलिज्म में खर्च करेगा। समझ रहे हैं आप? यानी जितना सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बना, अगर मैं बोलूं एक प्लांट एक दिन में 100 जूल एनर्जी बनाता है, एक दिन में यानी 100 जूल एनर्जी बना रहा है, उसमें से कुछ एनर्जी वो जरूर रेस्पिरेशन में खर्चा किया होगा। समझ रहे हैं आप? कुछ ना कुछ एनर्जी उसका रेस्पिरेशन में लॉस हुआ होगा। मैं बात करूं इस प्लांट्स का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल इन्होंने जो बनाया, उस सब को मैं बोलूंगा जीपीपी, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ग्रोस फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी एनर्जी बनाया, वो कुल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को हम लोग जीपीपी बोलेंगे, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी इसमें से हमने खर्च नहीं किया है, बच्चों ध्यान रहे, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुछ और नहीं है, ये प्लांट्स का वो एनर्जी है जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस में इन्होंने बनाया। लेकिन ये एक आइडियल बात है, जब फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये प्लांट जब तक जिंदा रहेगा, ये प्लांट रेस्पिरेशन भी करेगा, और रेस्पिरेशन करेगा तो इसका यहां से पूरा एनर्जी नहीं रहेगा, यहां कुछ ना कुछ एनर्जी इसका रेस्पिरेशन में भी यूज हो जाएगा। मैं बात करूं एनपीपी का, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से टोटल एनर्जी जो इन्होंने जमा किया, टोटल एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्होंने अपने अंदर रखा, इसमें से जितना एनर्जी इसमें से उन्होंने रेस्पिरेशन के लिए खर्च कर दिया, और रेस्पिरेशन के बाद जो इसके पास बचता है वो एनपीपी है। ध्यान रहे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जीपीपी पूरा, उसमें से रेस्पिरेशन माइनस एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स। अगर मैं बात करूं एक प्लांट है, वो प्लांट पूरा उसका बायोमास जो है, वो जितना भी बायोमास है उसके अंदर, जितना भी उसका लिविंग पोर्शन है, अगर मैं वो सबको एज ए एनर्जी के रूप में देखूं, आपको पता है बायोमास को यानी मास को एनर्जी बनाया जा सकता है,
मास को हम एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। एक प्लांट के अंदर जितना भी बायोमास है, अगर मैं उसको एनर्जी के रूप में देखूं, अगर मैं बोलूं 1000 जूल एनर्जी है इस प्लांट में, यानी उस प्लांट का बायोमास देख के मैं बोल रहा हूं एक प्लांट है जिसके अंदर 1000 जूल एनर्जी है। बच्चों ध्यान रहे, उस 1000 जूल एनर्जी अगर वो बनाया 1000 जूल, अगर वो 1000 जूल में 100 जूल भी रेस्पिरेशन में खर्चा किया तो 900 जूल एनर्जी बचा है। और वही 900 जूल एनर्जी उसका एनपीपी है, जो कि हेट्रोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। यानी अगर ये प्लांट 1000 जूल एनर्जी बनाता है तो 1000 जूल में किसी भी एनिमल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इसका पूरा 1000 जूल खा जाए, क्योंकि ये खुद 100 जूल कम से कम खा लेगा रेस्पिरेशन में। ध्यान रहे बच्चों, रेस्पिरेशन होने के बाद जो बचेगा वो इस प्लांट का एनपीपी कहलाएगा। वही आगे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन कंज्यूमर उतना भी नहीं, 100% खा नहीं पाएगा। जो खाएगा वो कंज्यूमर्स खा लेगा, जो बचेगा वो एनसीपी कहलाएगा, यानी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। टेंशन नहीं लेना है, हर एक टर्म एक बार और अच्छे से आएगा। ध्यान रहे बच्चों, मैं आपको फोटो के जरिए समझा रहा हूं। ये एक सन है और यहां सनलाइट आया, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ये प्लांट इतना हिस्सा बनाया, मैं इसको जीपीपी बोलूंगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस प्लांट का। अब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस तो कर लिया, रेस्पिरेशन भी कर रहा होगा एट ए टाइम। रेस्पिरेशन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं बोलूं कि इस प्लांट का बायोमास में से जितना एनर्जी निकलेगा उसका रेस्पिरेशन में मानते हैं इतना एनर्जी खर्चा हो जाएगा। अगर हम रेस्पिरेशन कर दें, हटा दें, तो जो बचता है वो एनपीपी है। यानी जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर, तो एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। मैथमेटिक्स समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? ये पूरा को मैं अभी जीपीपी बोल रहा था, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये पूरा है हमारा जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर। अगर मैं यहां से एनपीपी निकालूं तो जीपीपी माइनस आर होगा। ध्यान रहे, अब मैं बात करूं, ये रेस्पिरेशन में खुद उड़ा दिया, इतना इस प्लांट के पास अभी बचा हुआ है एनपीपी, इसको कहूंगा। प्लांट ने बनाया था जीपीपी में आर, रेस्पिरेशन खुद खत्म कर दिया, इतना एनर्जी, एनपीपी बचा। एनपीपी में फिर ये एनपीपी अभी इस प्लांट के पास बचा हुआ है, इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर हर्बीवोर्स खाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर कंज्यूमर्स कंज्यूम करेगा, और उसको हटाने के बाद जो इसके पास रेस्ट बचेगा वो एनसीपी कहलाएगा, यानी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा और देखते हैं, ये जीपीपी था, ये रेस्पिरेशन था, ये हमारा एनपीपी था। ये एनपीपी में से हर्बीवोर ने इतना खा गया, जो बचा हुआ एनसीपी है। फोटो है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। क्या मैं बोल दूं जीपीपी बराबर रेस्पिरेशन प्लस एनपीपी, जीपीपी बराबर रेस्पिरेशन प्लस एनपीपी, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कब होगा? जब एनपीपी में से हर्बीवोर्स खा जाएगा, जो वही एनसीपी होगा, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। चलिए प्रोडक्टिविटी सीक्वेंस का अगर बात करूं, आज बस हो रहा है तो हो ही जाए कि एक्वाटिक में भी देखना है, टेरिस्टेरियल में भी देखना है, कहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है आपको पता होना चाहिए। समंदर के अंदर भी कुछ कम नहीं है बच्चों, समंदर में भी बहुत कुछ है, वहां भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। लेकिन क्या टेरिस्टेरियल से ज्यादा होगा? नहीं। देखते हैं, टेरिस्टेरियल में मैक्सिमम, इस धरती में, इस बायोस्फीयर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटोरियल जोन में आता है। इक्वेटोरियल जोन में आएगा, सनलाइट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा। तो ध्यान रहे बच्चों, टेरिस्टेरियल का अगर मैं बात करूं, यानी लैंड में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। एक्वाटिक का अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कोरल रीफ्स का है। सर ये कोरल रीफ्स को क्या है बच्चों? ध्यान रहे, समंदर के अंदर कई 100 मीटर्स तक का चट्टान पाया जाता है,
उसको हम लोग कोरल रिफ्स बोलते हैं। वो चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना रहता है, वहां भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, वहां भी वो सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कोरल रीफ्स बोलते हैं, मिला के इन चट्टानों को। तो अगर मैं बात करूं टेरिस्टेरियल में मैक्सिमम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एक्वाटिक में मैक्सिमम, कोरल रीफ्स में ट्रॉपिक। इसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से नीचे जाऊं तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस से और नीचे कॉनिफेरस, कॉनिफेरस से और कम तुंद्रा या फिर डिजर्ट। आपको पता है तुंद्रा बायोम में या फिर डिजर्ट्स में प्रोडक्टिविटी सबसे कम, यानी रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन इधर कम होगा, लाइट वगैरह बहुत कम है। टुंड्रा बायोम कहां मिलता है? पोलर रीजन्स में, वहां पर सनलाइट कम है। डिजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो इधर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बहुत कम बायोमास बन रहा है गिवन टाइम। यानी अगर एक साल समय दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा बायोमास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बनेगा, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस, उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद तुंद्रा या फिर डिजर्ट। तो मैं कह दूं सबसे कम रेट बनने का, सबसे कम रेट यहां, उसके ऊपर ये और फिर ये यहां मैक्सिमम है। उसी प्रकार कोरल रीफ्स के नीचे लेक, लेक के नीचे रिवर, रिवर के नीचे डीप लेक, डीप लेक यानी मैं ओशियन का बात करूं, लाइट बहुत ही कम है, बहुत कम, तो बहुत कम। रिवर तो लाइट्स है, लेक में भी है, और यहां मैक्सिमम। अब सवाल यह है कि सर एक्वाटिक में सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स, टेरिस्टेरियल में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये दोनों में कौन ज्यादा है सर? एक्वाटिक में ये हाईएस्ट, टेरिस्टेरियल में ये हाईएस्ट, ये दोनों में हाईएस्ट भी अगर देखा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है। किस में? प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यानी गिवन टाइम के अंदर, गिवन एरिया में। अगर मैं बोलूं 10 मीटर स्क्वायर फीट जगह है, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर फीट मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दाग दे दूं, ये 10 मीटर स्क्वायर फीट है, 10 10 यहां भी दे दूं, यहां भी दे दूं, यहां भी तुंद्रा में मैंने चारों को 10 मीटर स्क्वायर जगह दिया और चारों को एक साल का समय दिया, तो सबसे ज्यादा बायोमास यहां मिलेगा। आप समझ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको पूरा प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया, कुछ और पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। और हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको लगता है मेरा हर टॉपिक क्लियर है, बट क्लियर है नहीं। इसके लिए आप फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, उसको बोलिए वो आपको सवाल पूछे। डिस्कशन से बच्चों बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, जो चीज डाउट्स हमारे अंदर रह जाता है वो डाउट्स भी क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक क्या है और इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या है। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए इसी लेक्चर में हम लोग प्रोडक्टिविटी को खत्म करेंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ और चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्वाटिक में, टेरेस्टेरियल में कहाँ प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया, वैसे तो टेरेस्टेरियल में ज्यादा होता है, लेकिन उसका मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों ज्यादा होता है। और कुछ और ये फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, ये फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला नहीं है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला देख के आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं कि जो जीएसपी बाय जीपीपी, यानी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपका जो जीएसपी था, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर्स था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर था। डिवाइड करते हैं, 100 से गुना करते हैं तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी देखा जाए तो वो एक प्रकार का जो कितना ट्रांसफर हो रहा है, यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब प्राइमरी जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें सेकेंडरी में कितना जा रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। फॉर्मूला ये है गुना 100। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी एनपीपी बाय जीएसपी गुना 100। इसका मतलब क्या कि एक ट्रॉपिक लेवल में कितना बचा हुआ है, जीएसपी बाय एनपीपी गुना 100, ये उसको शो करता है। और नेट कम्युनिटी एफिशिएंसी एनसीई, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एनसीई,
ई, ये बराबर होता है एनसीपी बाई जीपीपी गुना 100। यहां से ये सब परसेंटेज निकलेगा। इन सब चीज को आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है कुछ ऐसा होता है। अगर ये याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये भी बहुत अंदर हो रहा है। ध्यान रहे बच्चों, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, सबसे पहले बात यह है कि जितना भी सनलाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जितना भी हमारा अर्थ में सनलाइट आ रहा है, हम लोग सबको मिला के बोलते हैं ISR, यानी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ध्यान रहे बच्चों, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन टोटल रेडिएशन है जो हमारा अर्थ में सूरज से आ रहा है। बात यह है क्या सारा का सारा रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल है? क्या सब रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं। सब रेडिएशन में PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सिर्फ ISR का 50% है, यानी पूरा रेडिएशन में 50% ही रेडिएशन ऐसा है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बट एक्चुअल में PSR का भी 10% ही फोटोसिंथेसिस के लिए हो पाता है। एक्चुअली में 50% ISR, उसको हम लोग बोलते हैं PAR, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कुल रेडिएशन का जो जितना सनलाइट आ रहा है उसमें से 50% सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन उसमें से वेस्टेज भी तो बहुत हो रहा है यार। वेस्टेज बहुत हो रहा है, समंदर में चला गया, इधर उधर गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ मानिए तो 50% ही जो है, एक तो 100% जो है उसका 50% तो यूज कर ही नहीं सकते। इतना खतरनाक रेडिएशन होता है, या फिर बिलो होता है जिसका लैम्डा कम है या फिर ज्यादा है, वेवलेंथ कम बेसी का तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ISR का 50% जो है वो PAR है, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये कुल रेडिएशन जो आ रहा है उसका 50% से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन क्या 50 के 50% गिर पा रहा है, प्लांट्स में आ रहा है? नहीं। PAR का सिर्फ 10% ही फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। तो हम लोग इसी को फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ये पार का 10% है लेकिन ISR का 1% से भी कम है। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, यूज्ड अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी बाय ऑटोट्रॉफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना एनर्जी यूज कर पा रहा है एक ऑटोट्रॉफ, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेडिएशन से ISR, यानी जो यूज कर रहा है बाय ISR गुना 100, यह आता है आपका फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। ध्यान रहे लेस देन 1% ऑफ ISR यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बता दिया टोटल रेडिएशन जो आ रहा है हमारा अर्थ में ISR है उसका 50% यूज किया जा सकता है, बट आ ही कितना रहा है 50% में प्लांट कैप्चर कर पा रहा है सिर्फ उस 50% का 10%, यानी इसका 10, तो उसका 1 से भी कम परसेंटेज। चलिए इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, क्रॉपलैंड, अगर मैं क्रॉपलैंड का बात करूं, खेत का बात करूं, कुछ क्रॉप्स का बात करूं, यहां 2 क्रॉप्स का मेनली कंपैरिजन लिया गया है, वो है शुगर केन और राइस। शुगर केन को हम लोग मानते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल का प्रोडक्टिविटी है इसका, यानी 4 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक शुगर केन, अगर मैं शुगर केन का खेत में 1 मीटर स्क्वायर का जगह घेर दूं, यानी इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, और 1 साल का टाइम दूं तो इसमें से ये लोग 4 kg बायोमास बना लेते हैं, यानी 4 kg का गन्ना बन जाता है 1 मीटर स्क्वायर जगह के अंदर। एक गन्ना का भी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रहे, एक एकड़ में की जगह बड़ा हो जाएगा, ध्यान रहे। तो 1 मीटर स्क्वायर जगह लिए, उसमें से 1 साल के अंदर लगभग 4 kg का बायोमास यानी 4 kg वेट का गन्ना बन जाता है। सिर्फ गन्ना नहीं, सब मिला के। अब बात यह है अगर मैं इसी का बात करूं राइस के केस में तो 3 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब देखिए शुगर केन में ज्यादा हुआ और राइस में कम हुआ, इसका तो बहुत सारा रीजन है, बट एक हम लोग मानते हैं जो रीजन है वो है फोटो रेस्पिरेशन। देखिए जो शुगर केन होता है वो C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट, C3 प्लांट, कैम प्लांट, क्रेब साइकिल्स, ये सारा का सारा चीज आपको फोटोसिंथेसिस में डिटेल से पढ़ाऊंगा और डिफरेंस भी बताऊंगा। बट अभी ये ध्यान रखना है कि शुगर केन जो होता है वो C4 प्लांट है, राइस जो होता है वो C3 प्लांट है। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है,
अब खुद बोलिए, जब प्लांट में कोई एक एक्स्ट्रा प्रोसेस चलेगा दूसरा प्लांट के कंपेयर में, तो कहीं ना कहीं वहां एनर्जी का ज्यादा खपत होगा। यहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, यहां फोटो रेस्पिरेशन है। अब आप खुद बोलिए, यहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं है तो यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है, वो इस बायोमास फॉर्मेशन में लग जाता है। यहां बायोमास फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। यहां फोटो रेस्पिरेशन एक अनयूजुअल माना जाए तो प्रोसेस है, एक फोटो रेस्पिरेशन यहां पर हो रहा है जो कि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा हो रहा है, जिसके कारण यहां पर बायोमास प्रोडक्शन कम हो रहा है। ध्यान रहे बच्चों, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यहां फोटो रेस्पिरेशन होता है। ये एक अलग प्रोसेस है, प्रोसेस होगा, एनर्जी लगेगा। चलिए अगर मैं बात करूं व्हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्टेरियल इज ग्रेटर देन या फिर इज मोर देन प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक, मैं ये क्यों मानूं और ये क्यों कि टेरेस्टेरियल का हम लोग देखें कि टेरेस्टेरियल में यानी जो लैंड है वहां का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्वाटिक प्लेस। चलिए इसका रीजन क्या है। अगर मैं यहां पर इसको आप समंदर मानिए, इसको आप तालाब मानिए, इसको आप पॉन्ड मानिए, जो आप मान सकते हैं, झील मानिए, मैं ये एक एक्वाटिक बॉडी है, मेरे ख्याल से ये एक एक्वाटिक सिस्टम है। चलिए सबसे पहला पॉइंट, एक्वाटिक है तो लाइट का अवेलेबिलिटी कम होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको लाइट कम मिलेगा, बट टेरेस्टेरियल में ऐसा नहीं है। टेरेस्टेरियल में इसके कंपेयर में लाइट ज्यादा है। पहला फैक्टर लाइट कम। दूसरा फैक्टर अगर मैं लेक मानूं तो फास्फोरस का कमी हो जाता है, लेक में फास्फोरस का कमी होता है, रीजन बताऊंगा, बट लेक में ध्यान रहे फास्फोरस कम होगा। ओशियन में नाइट्रोजन का कमी होगा, क्योंकि ओशियन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होता है, तो ओशियन में नाइट्रोजन नहीं होगा। अगर ये ओशियन माने तो नाइट्रोजन कम है, लाइट तो कम है ही, तो कैसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकता है टेरेस्टेरियल से। और लेक मानो तो फास्फोरस का कमी हो रहा है, जो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में, उसमें भी बायोमास फॉर्मेशन में फास्फोरस का भी हाथ है। तो लेक रहे तो फास्फोरस कम, लाइट कम, तो इसीलिए ये वाटर बॉडीज में टेरेस्टेरियल के हिसाब से फोटोसिंथेसिस कम हो पा रहा है, इसलिए यहां का प्रोडक्टिविटी कम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनसीपी ड्यूरिंग सक्सेशन, एनसीपी डिक्रीज। सक्सेशन के दौरान नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ये क्या था, एक प्लांट है उसमें जो एनपीपी बचा, उसमें से हार्बिवोर्स खाने के बाद जो एक्स्ट्रा उसके अंदर बच रहा था वो हमारा एनसीपी था। जीपीपी पूरा, जीपीपी में रेस्पिरेशन हटा दिए तो एनपीपी में हार्बिवोर खा गया, बच गया एनसीपी। बोल रहा है कि सक्सेशन के दौरान एनसीपी कम होता है, सक्सेशन के दौरान एनसीपी घट रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं सक्सेशन का, तो ये एक प्लांट है, यहां एक एनिमल है, आगे जाऊंगा 2 प्लांट होगा, 3 एनिमल्स होगा, और आगे जाऊंगा 3 प्लांट होगा, 6 एनिमल्स हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, पता यह चल रहा है कि ड्यूरिंग सक्सेशन जो प्लांट का डाइवर्सिटी है वो कम बढ़ रहा है एज कंपेयर टू एनिमल का डाइवर्सिटी। एनिमल्स ज्यादा, 6 प्लांट इस 3, यहां पर एक को खा रहा था, यहां एनसीपी ज्यादा था, यानी खा खू के भी यहां ज्यादा बचेगा, वही एनसीपी है जो खाने के बाद भी ज्यादा बचे। यहां पर 2 को मिलकर 3 खा रहा है, यहां और कम बचेगा, यहां 6 मिल को 3 को खा रहा है, यहां और कम बचेगा। इसीलिए ड्यूरिंग सक्सेशन एनसीपी घटता है, सक्सेशन के दौरान एनसीपी घट रहा है, क्योंकि एज कंपेयर टू प्लांट एनिमल का डाइवर्सिटी ज्यादा है। आज भी जंगलों में अगर देखा जाए तो प्लांट से ज्यादा एनिमल्स का वेराइटीज है, समझ रहे हैं आप। चलिए इफ एरिया अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, एरिया को फिक्स कर दूं, ध्यान रहे बच्चों, अगर एरिया में फिक्स कर दूं, लिमिटिंग एरिया कर दूं, तो प्लांट बढ़ता है अप टू ए लिमिट, वहां पर प्लांट जो है एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, लेकिन एनिमल्स बढ़ सकता है, एनिमल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरा बायोस्फीयर का अगर मैं एनुअल एनपीपी का बात करूं, पूरा बायोस्फीयर का अगर मैं एनुअल एनपीपी का बात करूं, तो वो है हमारा 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन एनपीपी है, कहां का, पूरा बायोस्फीयर का। अब देखिए जब पूरा बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है, यानी पूरा बायोस्फीयर में 170 बिलियन टन एनर्जी है, 170 बिलियन टन बायोमास है, उसमें से 33% जो है वो ओशियन का है और 57% टेरेस्टेरियल का है, यानी 115 बिलियन टन और ये हो गया आपका 55 बिलियन टन। तो ध्यान रहे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल 170 बिलियन है एनुअल एनपीपी मतलब समझ रहे हैं, हर साल
170 बिलियन टन का बायोमास बनता है। आप ध्यान रहे, शॉर्ट में यह ध्यान रखिए 100। अब एनपीपी तो क्या था, रेस्पिरेशन होने के बाद, यानी 170 बिलियन टन रेस्पिरेशन होने के बाद भी जीपीपी कितना है हम नहीं बोल रहे, जीपीपी में से रेस्पिरेशन घटाने के बाद भी 170 बिलियन टन हर एक साल बायोमास प्रोडक्शन होता है। हर एक साल 170 बिलियन टन बायोमास प्रोडक्शन होता है। 170 बिलियन टन में पूरा बायोस्फीयर में 33% ओशियन से और 57% 57% टेरिस्टेरियल यानी लैंड से। लैंड में आपका आ गया फॉरेस्ट, आ गया ग्रासलैंड्स, आ गया डिजर्ट्स, आ गया यहां आपका लेक हो गया, रिवर्स हो गया, सबको मैंने इंक्लूड इसीलिए ओशियन लिख लिए। यह 55 बिलियन टन हमारा एक्वाटिक से आ रहा है और 115 बिलियन टन यानी 57% टेरिस्टेरियल। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे 57%, 115 बिलियन होगा, जब इसका परसेंटेज निकालेंगे 33%, आपको 55 बिलियन होगा। यानी एक साल का 170 बिलियन टन में से 115 बिलियन टन वो टेरिस्टेरियल से बन रहा है और 33% यानी 55 बिलियन टन आपका एक्वाटिक से यानी ओशियन से आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो पॉज कर करके आपको नोट करना है। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वैसे भी हम लोग डिटेल ही नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ जरूर अपना नाम आज कमेंट कीजिए, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग ही टॉपिक के साथ, उसका नाम है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए।